बताते हैं। देखिए मैंने दो सेल बना दिया, एक सेल ये एक सेल वो, दोनों डॉटेड लाइन में। और इन दोनों के टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है ना, उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम है कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। करंट निकालो सर्किट में, करंट आई, तो आई निकालना है। तो जितना बैटरी है उतना टोटल वोल्ट करो। तो दो बैटरी है तो आई बराबर क्या होगा, टोटल ई हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ माने 2ई हो गया। और बच्चों कुल रेजिस्टेंस तो R प्लस R1 प्लस R2, ये तो करंट सर्किट में आ गया। अब अगर हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वन सेल, टर्मिनल वोल्टेज माने V1, पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V1। तो V1 बराबर क्या होगा, E माइनस आई R1। ठीक है, डिस्चार्ज होगा तो E माइनस आई आर, और चार्ज होगा तो E प्लस आई आर। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज अपने ईएमएफ और अपने रेजिस्टेंस से ही आएगा। मतलब आपने कितना सीखा था और कितना आपके अंदर आलस्य था तो वो घटाएगा ही, है ना। E माइनस आई आर कर दिया। अब इसके बाद बच्चों जो टर्मिनल वोल्टेज V2 होगा वो क्या होगा, E माइनस आई आर 2। इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है कि किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया। वो कौन सा सेल होगा, जिसमें जितना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना कम टर्मिनल वोल्टेज आएगा। और टर्मिनल वोल्टेज 0 होना है तो टर्मिनल वोल्टेज घट के 0 हो जाए तो वो वही वाला होगा ना बैटरी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि हियर R1 ग्रेटर देन R2, तो अगर ये है तो देन V1 लेस देन V2, यही बात होगा। अब टर्मिनल वोल्टेज अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टर्मिनल वोल्टेज बच्चों कम होगा। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। सवाल में कह दिया है, स्टेटमेंट में लिख दिया है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल बिकम 0। लिखा है कि एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 है, मतलब है। तो अब आप पहले पता लगाओ कि वाला कौन सा सेल है, किसका टर्मिनल वोल्टेज 0 हो सकता है। जो V1 कम है तो कम होके 0 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा कि टर्मिनल वोल्टेज 0 किसका होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर V1 बराबर 0, यही 0 होगा, यही घट रहा है, यही 0 होने की पॉसिबिलिटी है। तो E माइनस आई R1 बराबर 0, तो बच्चों E बराबर हुआ आई R1। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू मिलेगा E अपान R1। इसका मतलब अगर इतनी करंट फ्लो कर गई तो एक बैटरी बाहर हो गई, एक बैटरी यूजलेस। कौन वाली बैटरी यूजलेस, जिसमें रेजिस्टेंस कम है कि ज़्यादा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मान लो पेपर डिफ़िकल्ट हो गया तो वो सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जो आलसी रहे होंगे, और जो आलसी नहीं रहा होगा, जो रात भर बैठ के पढ़ रहा होगा, दिन भर पढ़ रहा होगा और एक्चुअल में पढ़ ही रहा होगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। और जितने आलसी होंगे सब निकल जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे। तो वही है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वही जाएगा, वही ख़त्म होगा, वही नष्ट होगा, उसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वो बैटरी बेकार हो गई, कौन वाली, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था, और जिसमें रेजिस्टेंस कम है अभी भी वो काम में है, अभी वो काम कर रही है। तो ये बात हुआ। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो, बोथ हैव इक्वल करंट आई यहाँ भी आई वहाँ भी। सो दैट आप लिख सकते हो 2E अपान R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R बराबर E अपान R1। E से ही कट जाएगा, ये आ जाएगा 2R1 बराबर
R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो कैपिटल R अगर हम निकालेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये कैपिटल R का मान क्या हुआ? R1 माइनस R2 हो गया। समझ गए? ये रिजल्ट हो गया। ये R1 इधर चला आएगा, R2 इधर चला जाएगा, तो R1 माइनस R2 हो गया। तो यही आंसर है। तो दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर का रेजिस्टेंस लगा दोगे तो दो सेल भले है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज एक ही पे मिलेगा और एक क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बच्चों इतनी बात समझ आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा, आपके एनसीईआरटी की किताब में है, पेपर में आएगा, यही सब आता है, यही सब क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। तो टाइम आपका बच जाएगा। जैसे सवाल देखोगे वैसे ही आंसर जानते रहोगे, लिख दोगे। 90% क्वेश्चन के आंसर नीट के बच्चों को पता रहता है। 2-4 सवाल लगाते हैं 45 सवाल में, 2-4 सवाल उनको लगाना पड़ता है, जान लो, और बाकी सब पता रहता है, वही सब सेलेक्ट होते हैं। इसलिए पता रहता है कि क्लास में पढ़े हैं, घर पे प्रैक्टिस किए हैं, बार बार किए हैं, उनको आ रहा है। और पहली बार वहाँ फार्मूला सीख कर फार्मूला रट के एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, सब उल्टा पुल्टा करके चले आएंगे। बहुत बार लगाओगे तब जाके सिलेक्शन पाओगे, बहुत बार, 10-10 बार। जब एनसीईआरटी की किताब एक एक चैप्टर 10-10 बार पढ़ोगे तब जाके वहाँ अच्छा कर पाओगे। अगर इससे एक भी कम बार रिवीजन करे हो ना तो फिर अगले साल फिर रिवीजन करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। यही है नीट का सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है। खूब रिवीजन, खूब अच्छा रैंक। नहीं करोगे रिवीजन फिर आपको कई साल रिवीजन करना होगा पढ़ने के लिए कोचिंग का। या तो कोचिंग का रिवीजन कर लो या तो एनसीईआरटी का रिवीजन कर लो। कोचिंग का रिवीजन करने से ज़रूरी नहीं सिलेक्शन हो जाए, एनसीईआरटी किताब रिवीजन करने से पक्का है सिलेक्शन हो जाए। तो रिवीजन करो एनसीईआरटी किताब का, कई बार करो, कई बार सीखो, कई बार उसको लगाओ, कई बार करो, इतनी बार लगाओ कि एज ए टीचर हो जाओ, सब कुछ आपको आने लगे। जैसे ही सवाल देखो वैसे ही आंसर दिमाग में आ जाए, जैसे ही क्वेश्चन देखो वैसे ही आंसर पता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों का है। आपको वही सवाल पूछा जाएगा जिसका रिजल्ट अच्छे से पता है, किताब में है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वैल्यू फिक्स है, वही सब आता है। कोई आपसे वहाँ पे रिसर्च करने का टॉपिक थोड़ी ना देगा कि एज ए टीचर आपको टीचर मान के थोड़ी टेस्ट हो रहा है, बच्चा ही मान के टेस्ट हो रहा है। तो आप अपने बच्चे वाली प्रॉपर्टी में रहो, बार बार रिवीजन करो, यही बच्चे करते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। जब आप छोटे क्लास में थे तो 99%, 100%, 91%, 94% कैसे आता था? वो तो बहुत छोटे थे। तो कर क्या रहे थे उस समय? क्या कर रहे थे बताओ? रिसर्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे ना, बार बार। हर सुबह उठ के रटना, हर सुबह उठ के रटना, और एग्जाम देने जा रहे तो भी रटते हुए चले जा रहे, देखो पूरा नंबर पा जाता था। तो बच्चों वाला ही काम करो तभी काम चलेगा। अब चलो आगे सवाल देखो। अब बच्चों हम आगे जब बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं, तो दो सेल को एक स्टेटमेंट बनाएंगे, दो सेल को हम जोड़ने वाले हैं एक साथ, और फिर ये बोलूँगा कि ये दो सेल क्यों यूज़ किया। दो सेल को हटाकर अगर एक सेल लेना हो तो कितना ईएमएफ हो, ये सब बात ज़रा सीखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल लिखेंगे, ऐसे एग्ज़ाम्पल। ईएमएफ ही है, R1 है, ईएमएफ ही है, R2 है, और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R है। बस ऐसे ही है। तो आप देखो यहाँ पे दो बैटरी है, E1 E2 कर लो बच्चों, दो बैटरी है और एक रेजिस्टेंस R से जुड़ा है। हम दो बैटरी को क्यों यूज़ करें? एक ही बैटरी लगा लो। अब हम एक ही बैटरी लगाएं।
अगर एक बैटरी लगाएं तो उसका ईएमएफ क्या हो, ई इक्विवेलेंट। एक ही बैटरी अगर लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो ये बात हुआ, मतलब ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट मतलब बराबर है। क्या बराबर है, किस मामले में बराबर है? जितनी करंट यहाँ पे हमें मिल रही है I1 और I2, दोनों से करंट आएगी। I1 ये सप्लाई करेगा, I2 ये सप्लाई करेगा, और उतनी ही करंट यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पे भी I का मान क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2। बच्चों दिस इज द इक्विवेलेंट सिचुएशन, कि उससे आने वाली करंट और इससे आने वाली करंट अगर बराबर है तो फिर हम लोगों ने दो बैटरी को एक बैटरी में बदल दिया। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर गेटिंग सेम करंट व्हाट शुड बी इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन है ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो चीज़ पता करना है, ये और ये दो चीज़। अब इन दोनों को हमें निकालना है। दिमाग में बात आ गई ना, समझ क्या करना है। अब उसे हम जो समझ आ गया आपको, वही हम सवाल लगाने चल रहा हूँ। बोलो। हाँ बिल्कुल सही है। देखो आपके क्लास से आंसर कुछ आ गया है। हाँ बच्चों, हम भी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे ज़रा देखना, आर इक्विवेलेंट भी आ गया। हाँ ठीक है। अब जिनका अभी भी नहीं आया है, और अगर आया भी है तो भी यहाँ देखो। अब सब लोग देखो यहाँ पे। बच्चों मैं इस साइड की सर्किट में दो सर्किट है, एक इधर है एक उधर है, इसका इक्विवेलेंट उधर है। तो पहले मेन सर्किट को देखें आप। इसमें हम लूप लिख रहे हैं ए आर बी इवन ए। समझ गए कौन सा लूप है? ए आर बी इवन ए, मतलब ये नीचे वाली बैटरी को छोड़ दिया। अब इधर I1 रेजिस्टेंस है, करंट है, तो इधर भी I1 होगा। यू आप बच्चों यहाँ से ए से यूज़ करो किरचॉफ्स लॉ। बोलो भाई, किरचॉफ लॉ लगाना है। बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊँ। यहाँ ए से शुरू करो, जहाँ से लिखा है वहीं शुरू करो। माइनस I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 को केवल I भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, केवल I लिख सकते हो, I के टर्म में आ जाएगा। तो हम I1 प्लस I2 को क्या लिख सकते हैं, I, मतलब उसके बराबर अगर लिख दें तो हम वही लिखेंगे, I1 की बजाय I ही लिखेंगे। चलो फिर बोल दो बच्चों, माइनस IR, फिर माइनस I1 R1 और प्लस E1 बराबर 0। सो व्हाट वैल्यू ऑफ I1 का मान। तो I1 बराबर क्या होगा, E1 माइनस IR डिवाइडेड बाई R1, इक्वेशन 1। ठीक है, कितनी करंट आ गई यहाँ पे। जैसे मैंने इसको लिखा है ना, वैसे ही आप लोग अब बहुत जल्दी से लिख सकते हैं दूसरे लूप की बात। बच्चों मैं लूप जैसे लिखूंगा वैसे ही वैल्यू बोलना, एकदम ये नहीं कि हम निकाल के बोलें। आपको अगर समझ आ रहा है तो समझ के, नहीं तो निकाल के बोलना। तो चलो लूप कौन सा लूप लेना है, नाम बताओ। ए आर बी। अब E2 लेना है, समझ गए ना कौन सा, ये बैटरी। अब इसमें अगर हम निकालें ऐसे ही किरचॉफ लॉ लगाएं तो वी गेट डायरेक्टली I2 बराबर E2 माइनस IR अपान R2, ये हो गया। सही है। अब अगर इसमें लगाओ आप, इसमें यहाँ पर भी, इसमें फ्रॉम KVL,
इसमें यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ही चलो। क्या लिखोगे? माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्यों बच्चों, बराबर ई इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप और क्या कर सकते हो? माइनस यहाँ पे होगा कि प्लस होगा? बच्चों यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा क्या? अच्छा, तो प्लस करा दो, बराबर 0। हाँ, ऐसा होगा। अब आप क्या लिखोगे फिर? आई कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट। इसे तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, ई इक्विवेलेंट बराबर अभी पढ़ा है आई आर प्लस आर, आई बराबर ई इक्विवेलेंट अपान आर, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। चलो ऐसे लिख लिया, जैसे भी लिखा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन से कुछ बात करनी है आपको। बच्चों मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग देख के बताना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तब। फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस करो। जब प्लस करो तो i बराबर क्या होगा? i1 प्लस i2, या केवल आप इतना लिखो यहाँ पे बस, i बराबर i1 प्लस i2। i1 का मान मैं देखो मैंने प्लस करने चल रहा हूँ ना, आप देखते रहना। इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो पहले E1 अपान R1 और प्लस E2 अपान R2, सही है, माइनस आई आर कामन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। फिर I1 प्लस कैपिटल R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों देखो और बताओ आगे। अब इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, सही है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखें तब। मैं एक काम करूँ, इस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से डिवाइड कर दूँ, तो 1 अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस कैपिटल R, इससे तो डिवाइड कर दिया, इक्वल टू इधर आया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड को देखो, I के साथ R प्लस R इक्विवेलेंट है, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया, और इक्वल टू E इक्विवेलेंट है तो वो इक्विवेलेंट हो गया, तो काम हो गया। ये हमारे पास ये रिजल्ट है। एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा। अभी हम बिना डेरिवेशन के लिखते नहीं, इसलिए डेरिवेशन कर दिया। अब आपको सीधे सीधे ई इक्विवेलेंट अगर पूछा तो इतना रिसर्च नहीं करना, सीधे लिख देना E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 बाई R2। अगर इसका एलसीएम लेना चाहो आप तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। बच्चों ई इक्विवेलेंट हो गया, ये ई इक्विवेलेंट हो गया। अब अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये वाला आर इक्विवेलेंट की जगह ये पूरा यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 अपान आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर दो सेल पैरेलल में हैं तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो ना चुपचाप, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बराबर 1 बाई आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखोगे तो आ जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। बस मेरे काम का बस ये 2 पॉइंट था, इतनी देर तक डेरिवेशन किया और बस काम का इतनी बात है। अब एग्ज़ाम में हमारे आया 2 बैटरी को चेंज करके 1 बैटरी बनाना, तो ई इक्विवेलेंट लिख लेंगे और उसका आर इक्विवेलेंट लिख लेंगे, काम हो गया। आप कितनी भी बैटरी है हटा के 1 बैटरी बना सकते हो,
इसी को अभी थोड़ी देर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नाम देकर पढ़ लेंगे। तो अभी जो आपने जाना पहले, इस पे एक आध सवाल ले लिया जाए। तैयार हैं सब? आगे शिफ्ट करें, हटा रहा हूँ इसे। एक न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट 2 ओम, दूसरी बैटरी है 4 वोल्ट 4 ओम, यहाँ पे मुझे बच्चों पावर मैक्सिमम मिल रहा है, और ये मैक्सिमम पावर कितना है? कैपिटल आर कितना है? और यहाँ पर एमीटर रीडिंग करंट कितनी फ्लो करेगी, आई का मान। तो हमारा सवाल क्या हुआ, आप समझ रहे हैं ना? वी यूज ओनली 2 बैटरी, but for getting maximum power, what will be capital R, what will be maximum power, as well as ammeter reading. तो these are things. अब आपसे जो जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसकी वैल्यू बतानी है। समस्या क्या है? 2 बैटरी को आपको क्या करना चाहिए? सिंगल बैटरी बनानी है। जब वो सिंगल बैटरी बनेगा तो सब अपने आप आ जाएगा। मैक्सिमम पावर कितना है? 16/9। रेजिस्टेंस आई का मान निकाल लो उसको। हाँ ठीक है, 16/3 आ रहा, किसी का 16/9 आ रहा है, ऐसे ही तभी तो 4 ऑप्शन देता है ना पेपर में। जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वही बताएं, अभी देखते हैं क्या आता है। सर करंट आ रही है 2 एम्पीयर और मैक्सिमम पावर आ रहा है 16/3 और आ रहा है ये 4/3। ठीक, सर आई आ रहा है 2 एम्पीयर। हाँ करंट भी पूछा था, और 32/9। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहा है, अभी हम भी लगाने ही जा रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने जो आंसर बताया उसको मैं एक बार वेरीफाई करूं। चलो ई इक्विवेलेंट बताना, ई इक्विवेलेंट। तो देखो ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है। फार्मूला जरा एक बार बोलो, फार्मूला E1 R2, हाँ धीरे धीरे बोलो। E1 R2 माने 6 × 4 प्लस E2 R1 तो 4 × 2 अपान R1 प्लस R2, 2 + 4 या 4 + 2, चलो ठीक है। तो 24 + 8 अपान 6, तो ये आ जाएगा 16/3 वोल्ट। सही है। तो इफ़ यू रिप्लेस दीज 2 सोर्स बाय सिंगल, तो व्हाट शुड बी EMF 16/3 होना चाहिए। बच्चों अब आप सवाल अगला R इक्विवेलेंट की बात भी करोगे, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपान R1 + R2 ना। R1 और R2 की वैल्यू रखो 2 × 4 अपान 2 + 4 बराबर 4/3।